जिंदगी की शुरुआत 15 साल की उम्र से पहली और आखिरी नौकरी जो 45 रुपए महीने से शुरू की। एक ही टारगेट था जीवन का कि 30 साल की उम्र से पहले पहले अमीर इंसान बनना है जो करोड़पतियों की गिनती में शुमार हो पाए। तब मैंने जो भी कुछ कमाया था अपनी ज़िंदगी में उस सारे पैसे को इकट्ठा करके मैंने एक छोटी सी शॉप खोली। 21 जनवरी को शॉप खोली गई और 23 जनवरी को उस शॉप में आग लग गई और मेरा सब कुछ जल गया। अपने ही पैसे भीख की तरह मांगने से नहीं मिल रहे थे। फादर साहब को पैरालिसिस का अटैक हो गया। छोटा ब्रदर कहता है मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा और मैं मरने चल पड़ा। मुझे लगा कि ट्रेन की पटरी पे जाते हैं और मर जाएंगे। मेरा नाम है रमन भाटिया। मैं प्रमोटर हूँ, फाउंडर हूँ, मेजर शेयर होल्डर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ऑफ सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड, जो एक लिस्टेड कंपनी है हिंदुस्तान में, जिसका मार्केट कैप लगभग 5,000 करोड़ के आसपास टच किया पीछे। एंड हम लोग मेजरली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स में और सोलर के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में। आज मैं इस जो स्टॉक के मंच पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जो स्टॉक एक ऐसा मंच है जिसके थ्रू हम जैसे लोगों की कहानी आप लोगों तक इसलिए पहुंचाई जाती है ताकि बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में डिमोटिवेट हो जाते हैं या उनको लगता है कि ज़िंदगी बड़ी आसान है और जो लक्की लोग होते हैं वो सीधा ऊपर चलते चले जाते हैं, जो अनलक्की लोग होते हैं उनको चांसेस नहीं मिलते। तो मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी ज़िगज़ैग है, वो लीनियर नहीं है और सबको इससे गुज़रना होता है। आज ऐसी एक कहानी लेके आया हूँ आपके सामने जो मेरे बारे में है, मेरी कहानी है। तो कहानी शुरू होती है ऐसे। अ, सुल्तानपुरी एक जय-जय कॉलोनी है, दिल्ली का एक बहुत छोटा-सा एक सिटी कह लीजिए, कॉलोनी कह लीजिए, जहाँ से मैंने अपना लाइफ़ को शुरू किया 15 साल की उम्र से। 15 साल की उम्र में जब बच्चे होते हैं तो वो लगभग 10th क्लास में होते हैं। मैं भी 10th ही क्लास में था। वहाँ से आम तौर पे बच्चे तब काम शुरू करते हैं जब उनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। बस एक ज़िद थी कि मुझे यहाँ से बहुत आगे जाना है और ये ज़िद कैसे आई मुझे नहीं पता, लेकिन वो आ गई। और जब मैं स्कूल में था तो पहली शर्त ये रखी गई कि स्कूल की फ़ीस अपने आप भरनी है। तो जब स्कूल की फ़ीस भरनी थी तो उस ज़माने में स्कूल की फ़ीस थी लगभग ₹50, 49 रुपए कुछ पैसे फ़ीस हुआ करती थी। इस फ़ीस को भरने के लिए मुझे काम करना पड़ा। तो पहला काम जो मैंने अपनी ज़िंदगी का ढूँढा वो ढूँढा न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक नौकरी थी जिसमें ₹45 महीना मिलता था और मैंने ये ज़िंदगी की पहली और आखिरी नौकरी सिर्फ़ उतने दिन की जितने दिन में मैंने ₹50 कमाए। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और सफ़र चलते हुए पहुँचा 5,000 करोड़ की कंपनी तक। इस सब के बीच में अ, एक ही टारगेट था जीवन का कि 30 साल की उम्र से पहले पहले अमीर इंसान बनना है जो करोड़पतियों की गिनती में शुमार हो पाए। ऐसा ही सपना देखा जो बहुत बड़ा लगता था उस ज़माने में। और 15 साल के बच्चे को इससे ज़्यादा समझ नहीं होती, बस वो कुछ सोच लेता है, उसको नहीं पता होता उसके पीछे क्या है। लेकिन एक जिद थी, एक जुनून था, जिसके पीछे जब मैंने चलना शुरू किया, तो ज़िंदगी में जितने काम कोई सोच सकता है, वो सारे काम मैंने किए। लाइक न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर बेचा। अ, इसके अलावा सब्जियाँ बेची, साइकिल रिपेयर की, रिक्शा चलाया, ऑटो रिक्शा चलाया, केबल टीवी चलाया, वीडियो लाइब्रेरी चलाई। अ, लोगों के घरों के कागज़ात बनवाए, अथॉरिटी में खड़े होके, लाइसेंसेस बनवाए। जितने काम हो सकते थे वो सब किया, लेकिन टारगेट एक ही था कि मुझे अमीर बनना है। और परमात्मा की बहुत कृपा रही कि बहुत सारे प्लस माइनस के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। 30 साल की उम्र में लगभग मैं उस श्रेणी में पहुँच गया जहाँ मैं पहुँचना चाहता था। लेकिन ये सीधा नहीं था। इस सब के बीच में बहुत सारे ऐसे उतार-चढ़ाव आए, जो शायद आज देखता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो टाइम बीत चुका है। आपको जब आप कभी किसी गड्ढे में गिरते हैं, तो बहुत परेशान होते हैं कि यार ये कैसे गिर गया, मुझे चोट लग गई, ये हो गया। लेकिन जब आप उससे निकल आते हैं, तो आपको एक अलग तरह का मज़ा आता है, एक तरह का एक्साइटमेंट आता है। सेम वही मेरे साथ हुआ। तो 1992 की बात है। मैंने जितनी मेरी जमा पूँजी थी, मेरी मतलब मैंने जो भी कुछ कमाया था अपनी ज़िंदगी में, उस सारे पैसे को इकट्ठा करके मैंने एक छोटी-सी शॉप खोली और प्लान ये था कि इस शॉप से मैं आगे बढ़ूँगा। और 21 जनवरी को वो शॉप खोली गई और 23 जनवरी को उस शॉप में आग लग गई और मेरा सब कुछ जल गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पिताजी ठीक-ठाक से अमीर व्यक्ति थे। अ
मेरा सब कुछ जल गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी यहाँ खत्म हो गई और मैं उठ के चल पड़ा मरने के लिए। मुझे लगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए, अब कुछ बचा नहीं है। शायद ऐसे ही सोचा जाता है इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा समझ नहीं होती और शायद इसीलिए मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा हूँ, ताकि आपको बता पाऊँ ऐसा कोई भी डिसीज़न गलती से भी कोई ना ले, ताकि उसको समझ आए कि ज़िंदगी में ऐसे उतार-चढ़ाव बहुत आते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया और मैं मरने चल पड़ा। मुझे लगा कि ट्रेन की पटरी पे जाते हैं और मर जाएँगे। तो मेरे फ़ादर साहब मुझे पकड़ के लाए, कहते, "यार मर मत, मैं हूँ तेरे साथ और मेरे से ले ले।" और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, मेरा नुकसान हुआ था ₹19,000 का, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। और ₹19,000 के उस लॉस के बाद मेरे फ़ादर साहब ने मुझे हेल्प की, मैंने वहाँ से आगे बढ़ा। तो स्टेबलाइज़र का बिज़नेस शुरू किया। स्टेबलाइज़र मेरा एक दोस्त था जो मेरे लिए बनाता था। हम उससे स्टेबलाइज़र लेके बेचा करते थे और इसको बेचने के पीछे भी एक वजह थी बहुत बड़ी, और वजह ये थी कि हम लोग टीवी रिपेयर की शॉप थी और टीवी जब रिपेयर करते थे तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती थी उस एरिया में। तो लगता था कि अ, अगर इतनी वोल्टेज फ्लक्चुएट होगी तो कैसे काम होगा? तो इसलिए एक स्टेबलाइज़र खरीदा। जब मैंने लगाया तो कुछ लोगों ने और देखा, उन्होंने मुझसे माँग लिया तो उनको स्टेबलाइज़र बेच दिए। तो इस तरीके से स्टेबलाइज़र का काम शुरू हो गया। ये मेरा एक दोस्त था जो स्टेबलाइज़र बनाया करता था। तो उस दौरान लाइट बहुत जाती थी। तो जब लाइट जाती थी तो ये लगता था यार अब खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर सकते। तो एक छोटा-सा एक इन्वर्टर बनाया गया। आज तो इन्वर्टर इंडस्ट्री बन चुकी है। बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, लेकिन उस टाइम पे इन्वर्टर को कोई नहीं जानता था। तो मैंने एक इन्वर्टर बनाया और जब वो इन्वर्टर बनाया, तो वो एक लकड़ी के फट्टे पे बनाया गया, क्योंकि उसके पीछे जो सोच थी, वो सोच ये थी कि इसको इस तरीके का एक बैटरी का इन्वर्टर बनाना है, ताकि लाइट जाने पे मेरे पास लाइट हो और मैं टीवी या वीसीआर रिपेयर कर पाऊँ, मेरा काम बंद ना हो। ये सोचते हुए जब उसको बनाया और लगाया, तो मेरा एक दोस्त था, अ, उसकी ज्वेलरी शॉप थी। वो एक दिन आया, उसने देखा, यार तेरी तो लाइट आ रही है। और मैंने उसको बताया कि मैंने ऐसे ये इन्वर्टर बनाया है। तो उसने कहा ये मेरे को दे दे। तो मैंने बहुत ज़िद की, नहीं दूँगा। तो दोस्ती तो ऐसी होती है, उसने 2 गालियाँ भी दी और साथ में उसने वो इन्वर्टर उठवाया और रिक्शे पे रखवा लिया। तो उसने पूछा कितने पैसे हैं? तो मुझे तब भी ये लग रहा था कि ये छोड़ जाएगा, तो मैंने जानबूझ के थोड़े से पैसे फालतू बताए, जितने का वो बना था, उससे ज़्यादा पैसे। कमाने की इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशन एक ही थी कि ये देना नहीं है। लेकिन उसने उतने पैसे कुर्ते की जेब से निकाले, मेरी जेब में डाले और लेके चला गया। अब लगा कि यार ये चला गया है, तो उस दोस्त को बोला दोबारा से कि एक और इन्वर्टर बना दे भाई। तो अब की इसको डब्बे में बना देंगे, एक स्टेबलाइज़र के बॉक्स में बना देंगे। तो दोबारा एक स्टेबलाइज़र के बॉक्स में बनाया गया। तो उस ज्वेलर दोस्त ने एक दूसरे दोस्त को बता दिया कि भाई मैं तो वहाँ से लाया हूँ। तो दूसरा दोस्त भी आ गया, वो ज़िद करने लगा मुझे दे दे। तो फिर टारगेट एक ही था, इसको देना नहीं है, तो उसको और महँगा बताया। फिर कमाने की इच्छा नहीं थी, इच्छा एक ही थी कि देना नहीं है। उसने पैसे निकाले, जेब में डाले और लेके चला गया। अब लगा कि ये साले जो दोस्त है ना, ये बड़े कमीने हैं, ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि मेरा काम बंद हो जाता है। तो मैंने अपने स्टेबलाइज़र वाले दोस्त को बोला कि यार 2 इन्वर्टर बना ले अब। एक मेरे यहाँ लगा रहेगा, एक ऐसा कोई सरफिरा आ गया तो उसको दे देंगे। तो उसने 2 बना दिए। तो उसने भी आगे जब 2 दोस्तों को और बता दिया, तो वो 2 भी ले गए। तो मैंने देखा कि 4-5 इन्वर्टर बिक गए और 4-5 इन्वर्टर में जितने पैसे मैंने फालतू बता के लिए थे, वो इतने सारे थे जितने मैं पूरे महीने में नहीं कमाता था। तो मुझे लगा ये एक बिज़नेस बन सकता है और वहाँ से शुरुआत हुई इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग की। और वहाँ से एक इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग जो शुरू की, तो उससे एक फैक्ट्री लगी और वो फैक्ट्री से चलते हुए हमने एक बड़ी, अ, उस टाइम की बड़ी, जिसके बड़े का साइज़ अगर आपको बताऊँगा तो आप लोगों को शायद हँसी आएगी, और वो थी करीब 150 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री, जिसके अंदर ऑफ़िस भी उसमें था, वेयरहाउस भी उसमें था, फैक्ट्री का प्लांट भी उसमें था और सर्विस सेटअप भी उसमें था। यही था सब मेरी दुनिया, और उस दुनिया से मैंने शुरू किया और उसको लेके जब मैं आगे चला, तो बहुत सारे इन्वर्टर बेच दिए, 250-300 इन्वर्टर बेच दिए। लेकिन जब इन्वर्टर बेच दिए, तो पता ये लगा कि उस इन्वर्टर में एक फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ऐसा था कि हर इन्वर्टर में उतना रुपया नुकसान हो जाता था, कंप्लेंट आने पे, जितने रुपए उसमें कमाए होते थे। लेकिन क्योंकि मैं सर्विस देता था, तो आम इंसान को तो पता नहीं है, जिसने खरीदा है, कि इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं ऐसी सर्विस देता गया, तो मैं कंगाल हो जाऊँगा। तो अब समझ नहीं आया क्या करें? तो दोस्तों ने, लोगों से पूछा, तो सबने कहा कि बंद कर दे। कौन जानता है तेरे को? और उस टाइम इन्वर्टर इंडस्ट्री थी नहीं, तो सब भूल जाएँगे और जो कमा लिया वो अंदर रख, इससे कुछ और काम शुरू करेंगे। बहुत सोचा, जवाब यही निकल के आया कि पीठ नहीं दिखाएँगे और सामना करेंगे इस प्रॉब्लम का। और मैंने उस पे काम करना शुरू किया और मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेने चला गया कोचीन, और वहाँ से एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेके आया, जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी थी।
उस टेक्नोलॉजी को लेके मैं दिल्ली आया। दिल्ली आके मैंने दोबारा से एक नया इन्वर्टर बनाया और मैंने मार्केटिंग की। लेकिन जब तक मैंने उसको कैलकुलेट किया था, तो वो नुकसान लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का बनता था, अगर मुझे वो भुगतना पड़ता। तो मैंने लोगों को इन्वर्टर की मार्केटिंग की कि आपको मैं बढ़िया इन्वर्टर देता हूँ, एक लेटेस्ट है, इसमें ये फीचर हैं। तो मार्केटिंग करके लोगों के इन्वर्टर बायबैक किए, वो पुराने इन्वर्टर वापस लिए, नया इन्वर्टर दिया और ये करने में वो कंप्लेंट्स भी खत्म हो गई और वो 2.5-3 लाख रुपए का लॉस 7-8 लाख रुपए के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनोवेशन और आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। पॉसिबिलिटी हर जगह है। मैं इसमें एक एग्जांपल लोगों को देता हूं, जो मैं यहां भी देना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह है कि हर प्रॉब्लम में इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है, ऐसा आपने किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन मैं इसका बहुत रियल एग्जांपल देता हूं। आप लोग जिंदगी में कभी भी एटीएम कार्ड यूज करें, तो आप ये देखेंगे, जब आप एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालते हैं और उसमें पिन कोड डालते हैं, और अगर वो पिन कोड गलत होता है तो एटीएम से पैसा नहीं निकलता और वो कहता है रॉन्ग पिन। ये बात अपने आप में समझाती है कि पिन ठीक क्या है, ये एटीएम कार्ड से बढ़िया किसी को नहीं पता। इसका मतलब जिसकी पिन आप ढूंढ रहे हो उसको खुद पता है मेरी ठीक पिन क्या है, तभी तो वो बता पा रहा है गलत क्या है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम में सॉल्यूशन छुपा हुआ है, हम उसको वहां ढूंढने के बजाय हम दुनिया में ढूंढते हैं या हम परेशान हो जाते हैं। तो मेरा ये बताना है आपको कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ होती है, हमें ढूंढना आना चाहिए। तो 97 के आसपास जब हम पहुंचे, तो एक और क्राइसिस देखने को मिला कि उस टाइम पे मिलेनियम 2 के बग आ गया था, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बहुत डिमांड थी और साथ में ही उसके साथ एक छोटे यूपीएस लगा करते थे, जो बैटरी बैकअप 15 मिनट का बैकअप दिया करते थे कंप्यूटर्स को। तो हमें वहाँ बहुत बड़ी एक गुंजाइश नजर आई कि यहाँ बहुत सारा काम किया जा सकता है, ये यूपीएस बना के बेचे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी खरीदने की कोशिश की, तो हमें टेक्नोलॉजी के नाम पे किसी ने बेवकूफ़ बनाया और जब वो बेवकूफ़ बनाया तो बहुत सारे पैसे हमारे लुट गए और वो जब लॉस हुआ तो एक बार के लिए हम फिर ज़ीरो पे आके खड़े हो गए। ज़ीरो पे आके खड़े हुए, लेकिन हमने एक मेहनत की और हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया और वहाँ से हम शुरू हुए और हमें लगा कि अब हम एक ठीक रास्ते पे फिर आ गए और बहुत तेज़ी से माल बिकना शुरू हुआ। अगर मेहनत की बात करें तो भगवान की बड़ी कृपा थी और मेहनत बहुत की। मेहनत ऐसे की कि हर रोज़ बहुत सारे हम लोग जो है यूपीएस बनाते थे। लगभग 25 यूपीएस। मेरी एक मारुति 800 कार थी मेरे पास, DL6C 2318। उस कार की पिछली सीट को खोल के इसमें 25 यूपीएस लग जाया करते थे। वो यूपीएस भरने और सुबह निकल पड़ना दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ। शाम को वापस आना, अगले दिन फिर 25 यूपीएस भरने और उसको लेके देहरादून निकल जाना, फिर बेच के वापस आना, फिर अगले दिन जयपुर निकल जाना। इस तरीके हफ्ते में 4 दिन अलग-अलग जगह के टूर हुआ करते थे। 5वें दिन लाजपत नगर मार्केट जाते थे, सामान खरीद के लाते थे। छठे दिन मैन्युफैक्चरिंग देखते थे और जो संडे आता था उस दिन बैठ के हिसाब बनाते थे कि किससे कितना पैसा लेना है और किसका कितना पैसा देना है। तो ये इस तरीके से सातों दिन काम करते थे और ऐसा काफ़ी टाइम तक काम किया। 1999 आया, ठीक-ठाक सा बिज़नेस बन चुका था। उस टाइम तक इसको थोड़ा-सा एक कॉर्पोरेट रूप देने की कोशिश कर रहे थे। सेल्स टैक्स नंबर ले लिया, इनकम टैक्स पे करना शुरू कर दिया और दूसरी चीज़ें हो गई। 10, 20, 30 लोग भी हो गए काम करने वाले। तो लगा सब ठीक चल रहा है। 1999 आई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ और सोचते हैं, भगवान आपके लिए कुछ और सोचता है। तो 7 दिसंबर 1999 आया। अगर आप लोग पीछे जाके देखेंगे तो उस टाइम पे हिंदुस्तान में हुंडई गाड़ियाँ आनी शुरू हुई थी और हम लोगों ने प्लान किया था कि सेंट्रो कार खरीदेंगे और घर में प्लान किया गया, पैसे इकट्ठे किए गए कि अब गाड़ी खरीद के लाएँगे। उस ज़माने में कारों पे लोन नहीं हुआ करते थे, लोन नहीं मिला करते थे। तो लगा कि एक गाड़ी खरीदेंगे। 7 दिसंबर 1999 आया तो पता लगा फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा और अपने ही पैसे भीख की तरह माँगने से नहीं मिल रहे थे। फादर साहब को पैरालिसिस का अटैक हो गया। छोटा ब्रदर कहता है मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। घर की सारी प्रॉब्लम सर पे आ गई, कोई था नहीं साथ में। अपना पैसा भीख की तरह माँगने से नहीं मिल रहा था, जिनके देने थे वो सब सर पे आके खड़े थे। तो हालात ऐसे हो गए कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें। शारीरिक रूप से फिट था, लेकिन उसके बावजूद भी कंपोज़ की गोलियाँ खा के नींद नहीं आती थी। ये समझ नहीं आता था शुरू कहाँ से करूँ। कंप्यूटर की जब रजिस्ट्री में एरर आ जाता था, 1995 जो विंडो 95 होता था या विंडो 98 होता था, तो उस टाइम क्या होता था, कंप्यूटर रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता था। वो बूट नहीं होता था। सेम वैसी स्थिति मेरी भी थी। मैं भी रीस्टार्ट था, बार-बार रीस्टार्ट हो रहा था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूँ। 4 महीने लग गए।
ये समझने के लिए कि शुरुआत कहाँ से करूँ। अल्टीमेटली मेरी वाइफ़ मेरे साथ आई, उसने कहा मैं सँभालती हूँ आपके साथ, और उसने वो जॉइन किया। मेरा बेटा 1.5 साल का था, डेढ़ 2 साल का बेटा था। बेटे को मेरी मदर को सौंपा गया, वाइफ़ मेरे साथ आई, हम लोगों ने काम करना शुरू किया और 1 साल के अंदर हम वापस आ गए। फिर दोबारा से हमने रिकवर कर लिया सब कुछ और पहले से बेहतर स्थिति में आ गए। आगे बढ़ने शुरू हुए, 2003 आया, 2003 में फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो झटका भी अपने आप में एक बड़ा था। पता लगा कि हिंदुस्तान में कुछ बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं इन्वर्टर की इंडस्ट्री में और उन्होंने प्राइस को इतना ज़्यादा तोड़ दिया, इतना ज़्यादा नीचे कर दिया कि जिसकी वजह से अ, आम मैन्युफैक्चरर, हम जैसे छोटे मैन्युफैक्चरर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। क्योंकि जितने रुपए हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, उतने रुपए में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। तो ऐसा लगा कि अब दुनिया नहीं चलेगी और अगर दुनिया नहीं चलेगी तो कैसे करें? तो टारगेट ये किया गया कि नौकरी कर लेते हैं और नौकरी ढूँढने निकल पड़े। एक जगह पहुँचे, नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। अब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएँगे तो वहीं देने जाएँगे जो लोग हम जैसा ही काम कर रहे हैं। अब मैं जूते की दुकान पे तो जाऊँगा नहीं। तो मैंने एक ऐसी कंपनी देखी जो बहुत बड़ी थी उस ज़माने में और वो भी इन्वर्टर बेचते थे। उनके पास गया, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। जब सेलेक्ट हो गया उन्होंने कहा कब से जॉइन करेंगे? मैंने कहा कल सुबह से जॉइन करूँगा क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप कल से आ जाओ। तो मन में एक सवाल था, वही सवाल जिसकी वजह से मैं नौकरी ढूँढने निकला था और सवाल ये था कि सर ये बताएँ इन्होंने जो प्राइसिंग तोड़ दी है और जो इतना प्राइस नीचे आ गया है, उसकी वजह से मैं तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। आप ये बताएँ कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आपका सर्वाइवल क्या है? जिस कंपनी में मैं नौकरी ढूँढने जा रहा हूँ, उन्होंने भी तो कुछ प्लान किया होगा। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया। वो जवाब इस मंच पे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लग रहा था कि ये कंपनियों ने जो रेट कम कर दिए हैं, उसकी वजह से अब हम लोग तो जिंदा नहीं रह पाएँगे, काम कैसे होगा? तो यही सवाल मैंने उनसे पूछा कि इतने कम प्राइस से आप कैसे बेचेंगे? तो उन्होंने एक जवाब दिया, जो आप सबके बहुत काम का है और जवाब ये था कि रमन एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में यूनिवर्सली आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक ब्रांड की मोनोपोली हो पाई हो। कहीं पर उस ज़माने में भी, कहीं पर बिनाका बिकता है तो कहीं सिबाका बिकता है, कहीं पर पेप्सोडेंट बिकता है तो कहीं पर कोलगेट बिकता है, कहीं पर पेप्सी बिकता है तो कहीं कोक बिकता है। हर एक को मार्केट में अपना शेयर बनाना होता है। तो इसका मतलब अगर कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आपके सामने आए तो ये मत समझें कि अब दुनिया खत्म है। आपको अपना शेयर बढ़ाने में काम करना है। तो जब ये बात मुझे पता लगी और ये मुझे समझ में आया, तो मुझे ये लगा कि ये प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई। तो मैंने उनको कहा सर मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब मिल गया और आज से हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैंने उनसे हाथ मिलाया, वापस आया, वाइफ़ से बात की और आपको शायद सुन के मज़ा आएगा कि जो उस दिन हमारा साइज़ था कंपनी का, रेवेन्यू में, प्रॉफ़िट में, उस 1 दिन के बाद हमने काम करना शुरू किया और 1 साल में हमारा साइज़ 4 गुना बड़ा हो गया। हम 4 गुना बड़े हो गए और हमने वहाँ से एक नींव रखी 2004 में और कंपनी का नाम रखा सर्वोटेक पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और दुनिया बदलनी शुरू हुई। 2005 में हम लोगों ने टैक्स हॉलिडे ज़ोन में फैक्ट्री लगा ली। हम ऑनलाइन यूपीएस में आ गए। हम तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन 2006 तक आते-आते हमने तय किया कि अब हम एक बहुत बड़ी कंपनी बनेंगे और उस ज़माने में हमने ये प्लान किया कि हम 300 इन्वर्टर रोज़ का बेचेंगे, जिसके हिसाब से उस टाइम की कैलकुलेशन थी लगभग कोई 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे, जबकि उससे 1 साल पहले हमारा जो रेवेन्यू था, वो था करीब 6 करोड़ रुपए। दैट मीन्स 10x की टारगेट था हमारा ग्रोथ का और हमने काम शुरू किया। लेकिन दोबारा किस्मत, टाइम, वक़्त जो मर्ज़ी आप कहें, उसने कुछ और प्लान किया हुआ था, वो प्रोडक्ट फेल हो गया और 2006 में हम करोड़ों रुपए के लॉस में आ गए और लगने लगा कि दोबारा से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। बैठ के सोचना शुरू किया। 31 जुलाई 2006 को बैठ के सोचना शुरू किया कि अब ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी, क्योंकि अब कुछ नहीं था हमारे पास। लास्ट के कोई 6 लोग बचे हमारी कंपनी में। इसके अलावा सारे लोगों को घर भेज दिया गया क्योंकि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे। उन 6 लोगों के साथ बैठ के सोचना शुरू किया अब क्या करें? 3 महीने तक सोचते रहे और सोच के एक बात समझ में आ गई कि जो काम कर रहा था अगर यही काम ऐसे ही करता रहूँगा तो 3 साल लगेंगे यहाँ पर वापस पहुँचने में। जितना लॉस है वो लॉस रिकवरी में 3 साल लगेंगे। लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट का जो लॉस हो जाएगा उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। टाइम का जो लॉस हो जाएगा उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। दैट मीन्स 3 साल बाद भी वापस नहीं आ सकता। ग्रोथ तो छोड़ दो। देन सोचा कि कुछ और करते हैं। उस ज़माने में रिटेल चेन्स बहुत तेज़ी से जवान हो रही थी। मार्केट में बदलाव आ रहा था। हम हाई कैपेसिटी इन्वर्टर की तरफ मुड़ गए और हमने उस पे काम करना शुरू किया। मैंने आपको बोला 31 जुलाई 2006 को ऑपरेशन बंद कर दिए थे।
3 महीने लगा दिए हमने, अगस्त, सितंबर हमने पूरा लगा दिया ये तय करने में कि अब हम क्या करें। सितंबर एंड तक आते-आते तय किया कि हाई कैपेसिटी इन्वर्टर बनाएँगे। अक्टूबर एंड में जाके हमने पहला हाई कैपेसिटी इन्वर्टर बिल किया और हमने काम शुरू किया बिग बाजार के लिए। और वो हाई कैपेसिटी इन्वर्टर 21 अक्टूबर से हमने शुरू किया और 31 मार्च 2007 तक आते-आते हम लोग पहले से बेहतर की स्थिति में थे। हमारे पे कोई कर्जा बाकी नहीं था। हम किसी तरीके के लॉसेस में नहीं थे। वी केम बैक ऑन द सेम पोजीशन इन जस्ट 4 और 5 मंथ। हमने फिर मेहनत की, बहुत काम किया, बढ़ते रहे। 2010 में आके मुझे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, छोटा बिजनेस बड़े सपने में, वो हमने अचीव किया। आगे बढ़े, 2013-14 आया, 2014 में आके फिर एक झटका लगा जनरल इलेक्शन में, पैसा फंस गया टेंडर में और प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहाँ से काफ़ी दिक्कत में आए, बट वहाँ से फिर आगे बढ़े। लगा कि पैसा अक्सर प्रॉब्लम बनता है, तो 2017 में आके हमने कंपनी को लिस्ट किया। लेकिन इस बीच में एक बात और थी जो मैं आज ये जरूर बताना चाहता हूं कि यहां तक पहुंचने के अंदर एक बहुत बड़ी चीज थी जो मैं मिस नहीं करना चाहूंगा, और वो थी वो लोग, वो साथी जिनकी वजह से आज मैं यहां पर हूं। मैं उन लोगों को कभी नहीं भूल सकता, और कुछ खास लोग ऐसे हैं जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। और वो ये है कि जब 2014 में एक बुरा टाइम आया तो एक बार फिर से ये तय करना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे काम करने के लिए, टाइट हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसा फंस गया था डेटर्स में, कलेक्शन नहीं हो पा रही थी जनरल इलेक्शन में, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे। तो सभी लोगों को नौकरी से निकाला या भेजा गया वापस। लेकिन कुछ 5-7 लोग थे जिनको ये सोच के नहीं निकाल पा रहे थे कि अगर इनको भी निकाल दिया और कल को दोबारा शुरू करना पड़ा तो शुरू कैसे करेंगे। तो उन सबको बुलाया, उनको ही बोला कि आपको भेजना तो नहीं चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको देने के लिए सैलरी के पैसे नहीं है, तो क्या करें। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि सर, जितने पैसे खाना खाने के लिए आप घर ले जाएंगे उतने ही पैसे दे देना, जब अच्छा टाइम साथ देखा है तो बुरा भी साथ देखेंगे। और वो लोग आज भी 2025 में ही मेरे साथ हैं, मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है। उन सबको कंपनी के शेयर होल्डर बनाया, उन सब लोगों को ईसॉप दिए, साथ जोड़ा। 2017 में आगे हम लिस्ट हो गए, और उससे जब आगे बढ़े तो कोविड आया और सारी चीजें आई, तो ये लगा कि दुनिया बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। इस दुनिया में अब सर्वोटेक ने जो टारगेट रखा, वो ये दिमाग में रखा, उसका गोल बड़ा क्लियर है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कंट्रीब्यूट करेंगे और सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करती है। लेकिन इसको करने के लिए एक बात बहुत क्लियर थी कि दुनिया में आज जितना भी काम हो रहा है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब ये कहते हैं कि चाइना से बढ़िया कोई नहीं बना सकता। हमने सर्वोटेक के बेस ऊपर एक टारगेट रखा कि हम अब जो काम करेंगे वो ये कि हम एप्पल के लेवल का प्रोडक्ट चाइना के एफओपी प्राइस पे दुनिया को देंगे। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, दुनिया को देने की बात कर रहे हैं। आज हम ईवी चार्जर, फास्ट ईवी चार्जर में लगभग हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन गए हैं। अब हम ग्लोबली इस सारे प्रोडक्ट को लेके जाना चाहते हैं और इस पे काम करना चाहते हैं। इसके लिए आज वो जो 5, 7, 10 लोगों की टीम थी, उसको बढ़ा के आज हम लगभग 1000 लोगों के आसपास हो चुके हैं, और इसको बहुत तेजी से बड़ा करना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की एक छोटी सी कॉलोनी से उठ के चली हुई एक टीम और एक कंपनी आज ग्लोबल, आने वाले टाइम में ग्लोबली भी बड़ा काम कर सकती है। ये साबित करने के लिए हम लोग कार्यरत हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम इसको पूरा करके दिखाएंगे। और मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जोश टॉक ने मेरे कंट्रीब्यूशन को आप तक, जो मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, ये भी मुझे लगता है कि मैं कम्युनिटी के प्रति एक कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, ताकि मेरी बातें सुन के लोग अगर कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएं और वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा योगदान दे पाएं या वो ग्रो कर पाएं, तो ये बहुत बड़ा होगा। इसके अंदर जो जोश टॉक ने मुझे मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म तक आपसे अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। और मैं कहूंगा कि ये काम अब लगातार करते रहें और मुझ जैसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाते रहें। थैंक यू।